हेलो क्लास 12। आज शुरू करते हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर जो बच्चों को लगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स। ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरी ये 3 पार्ट वीडियो देख ली आप खुद सोचोगे कि इतना आसान चैप्टर हम आज तक कंफ्यूज हो क्यों रहे थे। तो चलो पार्ट 1 से शुरू करती हूँ आपकी कंफ्यूजन दूर करना। सेंट्रल आइडिया पे बात करते हैं इस लेसन लिखा है अशोका मित्रन ने। अशोका मित्रन एक तमिल राइटर है और उन्होंने एक किताब लिखी थी माय इयर्स विथ बॉस। सो ये जो लेसन है ये उसी किताब का छोटा सा पार्ट है। उस किताब में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि जब वो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे उन्होंने किस किस तरह की चीजें वहां देखी एंड एट द सेम टाइम क्या इन्फ्लुएंस है मूवीज का ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। इस चैप्टर में अपनी किताब में उन्होंने इस बारे में भी बात की। तो पहले जेमिनी स्टूडियोज के बारे में जानते हैं। जेमिनी स्टूडियोज चेन्नई में था इन 1940 एंड उस जमाने का सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था वो, और उसके फाउंडर थे एस वासन। अशोका मित्रन स्टूडियोज में क्या काम करता था? क्या वो एक्टर थे? नहीं, उनकी ड्यूटी थी कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कट करके रखना तरह तरह के सब्जेक्ट्स पे और उन्हें फाइल्स में अरेंज करना। उनमें से कुछ तो हाथ से लिखनी पड़ती थी क्योंकि फाइन प्रिंट होता था, इतना क्लियर नहीं होता था। ऑल्दो जेमिनी स्टूडियोज में उनका जो रोल था बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था, स्टिल यही इनसिग्निफिकेंट रोल वाले लोगों को अक्सर पूरे एरिया की खबर होती है कि कौन वहां क्या कर रहा है और क्यों। जानते हैं उनके कुछ फन एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज टाइम इन जेमिनी स्टूडियोज। किन किन कैरेक्टर्स से वो इंट्रोड्यूस कराएंगे हमें? एक तो अपने आप से अशोका मित्रन खुद, दूसरे द ऑफिस बॉय जो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, तीसरे कोटामंगलम सुब्बू जो सबके दुश्मन थे, लीगल एडवाइजर एंड एक बहुत फेमस ब्रिटिश पोएट स्टीफन स्पेंडर। इन कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे अशोका मित्रन के एक्सपीरियंसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स उनकी बुक में तो और भी बहुत कुछ था। अब इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं बच्चों, एक बेसिक आइडिया क्लियर करो कि इस चैप्टर को लिखा क्यों था उन्होंने। माय इयर्स विद बॉस, ये जो उन्होंने किताब लिखी थी इनमें उन्होंने दिखाया दुनिया को एक नजरिया कि जब आप कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हो, कॉर्पोरेट दुनिया जहां आपका एक बॉस है और आप एक एम्प्लॉय, वहां पर आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। शायद शक्ल पे आपके वो बहुत स्वीट होंगे पर पीठ पीछे वो आप ही की बुराई कर रहे हो। तो ऐसे तरह के लोगों के साथ डील करना, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जो हर वक्त बॉस के आसपास घूम के ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करते होंगे कि भाई सबसे हार्ड वर्किंग मैं ही हूं तो बॉस प्रमोशन में सबसे पहले मुझे ही देखना, या ऐसे लोग जिनका काम कुछ होगा पर वो बाकी सबसे कराते होंगे वो काम, खुद आराम करते होंगे। तो तरह तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है कॉर्पोरेट दुनिया में, और वही एक्सपीरियंसेस अशोका मित्रन ने अपनी इस किताब में लिखे। इस लेसन का नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स क्यों? क्योंकि बात हो रही है एक स्टूडियो की, एक जेमिनी स्टूडियो नाम का एक फिल्म प्रोड्यूसिंग एरिया जहां पे पैनकेक एक बहुत इंपॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट था जो यूज किया जाता था, और पोएट्स यानी वो लोग जो कहानियां बुनते थे और जेमिनी स्टूडियोज को उसका रियल मीनिंग देते थे। ठीक है, बट क्या जेमिनी स्टूडियो सिर्फ इन दो चीजों से चल रहा था? नहीं, यहाँ थी एक डाइवर्सिटी। उसी डाइवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि कैसे चाहे 1940 हो या 2025 हमारे आसपास इसी तरह के लोग हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल ही जाते हैं। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Pancake
एक मेकअप प्रोडक्ट था जो जेमिनी स्टूडियोज ट्रकलोड्स मतलब बहुत क्वांटिटी उसकी यूज करता था. Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vaijayanti Mala must also have used it, but Rani Agnihotri may not have even heard of it. तो यहाँ पे अशोका मित्रन कुछ पुरानी एक्ट्रेसेस के नाम लेता है और कहता है कि ग्रेटा गार्बो हो या मिस गौहर, यहाँ तक कि वैजंती माला, इन सब ने शायद पैनकेक का यूज अपने करियर में किया ही होगा. बट रानी अग्निहोत्री जो बहुत ही रिलेटिवली न्यू एक्ट्रेस थी उन दिनों जब ये किताब लिखी जा रही थी, उसने शायद इस प्रोडक्ट के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो इस लाइन में आई तब तक पैनकेक एज अ मेकअप प्रोडक्ट रिप्लेस हो गया विद अदर सब्सटीट्यूट्स. सो जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज का, वो एक बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर पे था जो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल माना जाता था. स्टेबल है जहाँ हॉर्सेस रखे जाते. खैर, यहाँ पर हम रॉबर्ट क्लाइव को कंपेयर कर रहे हैं एज अ हॉर्स, क्योंकि वो एक जगह कभी टिकते ही नहीं थे, वो अपने ठिकाने बदलते रहते थे. So a dozen other buildings in the city are said to have been his residence. वो ऐसे ही शहर में दर्जनों बिल्डिंगों में रहे होंगे. उनकी छोटी सी लाइफ एंड एक इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास के दौरान रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग. वो बहुत इधर उधर फिरे. Besides fighting some impossible battles in remote corners of India, उन्होंने इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में कुछ बहुत ही खतरनाक जंग भी लड़ी हैं. And marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. And finally, मद्रास में एक बहुत ही यंग वुमेन के साथ सेंट मेरी चर्च में शादी भी की. सो ये सारे एक्सपीरियंसेस वो हमें बता रहे हैं. शादी की उसके बाद मेकअप रूम जो था हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून. जो उन दिनों जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप रूम था एक आज के हेयर कटिंग सैलून जैसा है. हर जगह लाइटें लगी हुई थी, अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स, एंड वो सबके सब मिरर्स पे थी इनकैंडेसेंट लाइट्स. इनकैंडेसेंट लाइट्स वो लाइट्स होती हैं जो बल्ब गर्म होके जलता है. वो मतलब हाथ लगाओ तो बहुत गर्म होता है वो बल्ब, राइट. सो यू कैन इमेजिन जो लोग वहाँ उस बल्ब के आगे बैठते होंगे, ओ हो मेकअप के दौरान क्या टॉर्चर होता होगा उनके साथ. मेकअप डिपार्टमेंट पहले एक बंगाली हेड करता था जो इतना बड़ा हो गया स्टूडियो के लिए कि छोड़ के चला गया. ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रन. फिर जेमिनी स्टूडियोज में एक महाराष्ट्रन मेकअप लीड आया जिसका असिस्टेंट था एक धारवाड़ कन्नड़ी, फिर एक आंध्रा, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एक एंग्लो बर्मीज, और बहुत सारे लोकल तमिल्स भी उस मेकअप डिपार्टमेंट में काम करते थे. तो ये सब शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था उन दिनों जेमिनी स्टूडियोज में. लॉन्ग बिफोर AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन वो लोगों को जागरूक करने लगे कि यूनिटी बना के रखो, नेशनल इंटीग्रेशन लाओ, एकता लाओ. तो जेमिनी स्टूडियोज में एकता तो बहुत पुरानी है. सो ये जो गैंग था ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये किसी भी साधारण दिखने वाले आदमी को एक हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में कन्वर्ट करते थे. हिडियस इज बहुत ज्यादा डरावना. क्रिम्सन ह्यूडस मतलब उनके चेहरे पे ऐसे लाइक होता है ना वाइट पाउडर लगा दिया या बिल्कुल मुंह गोल्डन सा कर दिया, ठीक है. मॉन्स्टर दानव लगते थे वो उस मेकअप के बाद. इतना ज्यादा पैनकेक लगा देते थे कि इतने ज्यादा लोशंस मेकअप के नाम पे कि अगर मैं एक पर्सन को बिना मेकअप देख रही हूँ और विद मेकअप देख रही हूँ, मैं डर जाऊंगी मेकअप वाले लोग को देख के. एकदम ही बदल देते थे वो लोग, एक्टर्स का मेकअप डिपार्टमेंट वाले लोग. ऊपर से जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, ओह जेमिनी स्टूडियोज का क्या कहूँ मैं. ज्यादातर उन दिनों इंडोर शूटिंग ही होती थी, सिर्फ 5% आउटडोर शूटिंग होती थी. तो उन दिनों के जो सेट्स और स्टूडियो लाइट्स थी वो इस तरह की थी कि गर्ल्स एंड बॉयज का अगली मेकअप किया जाता था ताकि वो मूवीज में प्रेजेंटेबल लगे. अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे अपने स्कूल दिनों, इस चीज को आप कैसे समझेंगे अपने बचपन का वो एनुअल डे याद करो स्कूल का. बचपन एज इन अब तो आप बड़े हो गए हो, समझ है आपको. जब आप छोटे थे 3rd 4th 5th क्लास में एनुअल डे या कोई भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी आपका मेकअप करने की.
आप कितना ही प्लेन सिंपल सटल मेकअप घर से करके आओ, टीचर वो डार्क लिपस्टिक लाल लाल गाल कर देते थे। क्यों? कहते थे स्टेज पे भाई दूर से दिखना चाहिए कि बच्चे ने मेकअप किया है, और जितना डार्क मेकअप करूंगी उतना अच्छा लगेगा। और एक्चुअली लगता भी था फोटोज में, खुद को लगे ना लगे। तो सेम चीज वो मेकअप डिपार्टमेंट वाले एक्टर्स के साथ करते थे कि चाहे अभी आप बुराइयां निकाल लो कि क्या बना दिया है हमको, बट जब पिक्चर रेडी होके आएगी तब बोलोगे क्या बनाया था आपने हमें, क्या बनाया था आपने हमको। खैर, a strict hierarchy was maintained in the makeup department. अब जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट कोई ऐसा वैसा नहीं था कोई भी किसी का मेकअप कर देगा, ना ना ना। एक स्ट्रिक्ट हायरार्की थी, ऑर्डर था। चीफ मेकअप मैन सिर्फ चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अगली बनाएगा, उसका सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो और हीरोइन को, जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियन को, और इस तरह उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हायरार्की वाइज एक्टर्स या कॉमेडियंस या सपोर्टिंग रोल वालों को अगली बन। ठीक है। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस बॉय। तो मतलब ये देखो उन दिनों की शान कि मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, उनके पास भी एक ऑफिस बॉय था। On the days when there was a crowd shooting, जिन दिनों crowd shooting होती थी, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. इसका मतलब वो crowd shooting के लिए फटाफट लोगों को रेडी करना होता था। तो वो ऑफिस बॉय क्या करता था, एक बाल्टी में वो पैनकेक और लोशंस का मिक्स बनाता था और लोगों को बुला के चांटे मार मार के बस मेकअप लगाता था। The idea was to close every pore on the surface of the face इस मेकअप को लगाने की प्रोसेस में। ठीक है, ताकि जब कैमरा गलती से उस क्राउड पे किसी की भी शक्ल पे पड़े तो वो एक्ने दाग धब्बे स्पॉट्स ना दिखे, वो मेकअप से बस क्लीन फेस दिखे। एंड हाँ, ऑफिस बॉय के बारे में एक बात बताऊं, ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। वो एक आदमी था जो अपने अर्ली 40s में मेकअप डिपार्टमेंट बैठ के ये काम कर रहा था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer, he was a bit of poet. वो किस थॉट के साथ जेमिनी स्टूडियोज उसने ज्वाइन किया था, और अब इतने साल गुजर गए हैं, बट काम क्या कर रहा है वो देख लो, उसकी थॉट्स क्या थे और कर क्या रहा है। खैर, अब यहाँ पे अशोका मित्रन अपने बारे में बताता है। वो कहता है उन दिनों मैं क्यूबिकल में काम करता था। क्यूबिकल इज एक छोटा सा बॉक्स टाइप रूम, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, और उनकी जो दो साइड्स थी फ्रेंच विंडोज होती है जो ऊपर से नीचे तक की फुल लेंथ विंडो होती है। ठीक है, और वो कहता है उन दिनों मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी विंडोज को फ्रेंच विंडो कहते हैं। Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि मैं कुछ नहीं करता। काम क्या है मेरा, रोज सुबह बस न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओ और क्लिपिंग्स को फोल्डर में डाल दो। बॉस को भी शायद ऐसे ही लगता होगा। तो किसी को भी लगता था कि मुझे कुछ काम देना है, वो बस घुस आते थे मेरे क्यूबिकल में एंड एक एक्सटेंडेड लेक्चर सुनाते थे, या तो काम देने के लिए या अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। तो एक ऐसे ही दिन वो जो बॉय था, ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, उसने डिसाइड किया कि वो मुझे इनलाइटन करेगा, मुझे ज्ञान देगा। किस बारे में? कि कैसे ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वो यहाँ आके वेस्ट हो रहा है। वो अपनी बारे में बात कर रहा था कि मेरे जैसा महान टैलेंटेड आदमी का सारा टैलेंट बर्बाद हो रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने में जहाँ जगह सिर्फ बार्बर्स और पर्वर्ट्स के लिए। बार्बर्स तो आप समझते हैं, बाल काटने वाले। पर्वर्ट्स पागलों का डिपार्टमेंट है, वहां मैं काम कर रहा हूँ और मेरा सारा टैलेंट बेकार। और जब उसने एक दो दिन रेगुलरली आके मुझे ये ज्ञान दिया ना, मैं बस प्रे करता था कि भाई रोज क्राउड शूटिंग हो, ताकि ये बाहर बैठ के लोगों को मारे और मैं बच जाऊं इसकी कहानियों से। तो देख रहे हो कितने अजीब अजीब तरह के लोग थे वहां जेमिनी स्टूडियोज में, और कैसे बस एक दूसरे को सह रहे थे। काम भी करना जरूरी था क्योंकि पैसे चाहिए थे, बट एट द सेम टाइम एक आंख नहीं पाते थे एक दूसरे को।
In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced कि उसके दुनिया ओपनली और कोवर्टली, तो यानी अभी हम ऑफिस बॉय की ही बात करने वाले हैं। उस ऑफिस बॉय की लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा, उसका सारा गुस्सा घूम फिर के सीधा एक आदमी पे आता था। दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वो कन्विंस था कि उसकी जिंदगी के सारे बुरे कर्म, उसके साथ हो रही सारी बुरी घटनाएं, या उसको जो इग्नोर किया जाता है जेमिनी स्टूडियोज के अंदर, उसके टैलेंट को जो इग्नोर किया जाता है स्टूडियो के अंदर, वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, कोथामंगलम सुब्बू। सुब्बू ही कल्प्रेट है कि वो ऑफिस बॉय अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाया। उस ऑफिस बॉय के टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिली। चाहे उस ऑफिस बॉय ने खुद मेहनत नहीं करी कुछ कमाने की, लेकिन दूसरों पे ब्लेम डालना उसे बहुत अच्छे से आता, तो उसने सारा का सारा ब्लेम अपनी लाइफ के दुख का किस पे डाल दिया? सुब्बू पे। अब सुब्बू था कौन? सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, यानी बॉस के बाद जिस इंसान को सबसे ज्यादा माना जाता था, जिस इंसान की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती थी स्टूडियोज के अंदर, वो थे सुब्बू जी। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. तो हमारे सुब्बू साहब जो जेमिनी स्टूडियोज में आए थे, उनकी लाइफ स्लाइटली बेटर थी हमारे ऑफिस बॉयज। लेकिन जब बात आई टैलेंट की, बात आई पढ़ाई लिखाई की, उस सब में सुब्बू साहब थोड़ा पीछे थे हमारे ऑफिस बॉय थे। तो क्या कह रहे हैं अशोका मित्रों? ऑन द कॉन्ट्ररी, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career there were no firmly established film producing companies or studios. तो जब हमारे ऑफिस बॉय एक्चुअली छोटे थे, उन्होंने ज़्यादा दिक्कतें फेस करी, ज़्यादा हर्डल्स फेस किए एक फिल्म स्टूडियो ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे उन दिनों ऐसी चीज़ें आसपास नहीं मिला करती थी। लेकिन सुब्बू की एंट्री थोड़ी स्मूथ थी, क्योंकि वो सही टाइम पे सही जगह थे। इवन जब पढ़ाई लिखाई की बात हुई, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy. हमारे मेकअप बॉय से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे सुब्बू, फिर भी सुब्बू का करियर बेटर है, सुब्बू का पोजीशन जेमिनी स्टूडियोज में बेटर है, सुब्बू की बात सब सुनते हैं। लेकिन हमारे ऑफिस बॉय इतना स्ट्रगल के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। बट ऑफिस बॉय को क्या लगता है कि सुब्बू को ये सब उसके टैलेंट की वजह से नहीं मिलता। सुब्बू को ये सारी रिकग्निशन मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। आगे ना डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, ये उसकी अच्छी किस्मत है और उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, उसका एक एक्सपोजर रहा है अच्छी सिचुएशंस, अच्छे लोगों के साथ, तो उसके लिए हर जगह आ जाना, हर जगह अपने आप को प्लेस करना ऑफिस बॉय से थोड़ा बेटर रहा है, और ऑफिस बॉय को इसी चीज की जेलेसी है। तो देख रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपके आसपास भी होती होगी। दो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, एक के लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट है, दूसरों के लिए दूसरों के दूसरे दूसरे के लिए थोड़ी कम डिफिकल्ट, दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं। ये पहले वाला मेहनत करके अपने आप को बेटर बनाने की जगह दूसरे पे ब्लेम डाल देता है, क्योंकि ये यहाँ है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, इसका क्या है। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन जेमिनी स्टूडियोज में चल रही थी। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. अब सुब्बू का एक्चुअल नेचर समझते हैं। सुब्बू बहुत चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी था, चाहे एक फ्लॉप फिल्म ही क्यों ना दी हो उसने अभी, बट वो अपनी अगली फिल्म के लिए उतनी ऑप्टिमिस्टिकली काम करेगा। ऑप्टिमिस्टिकली मतलब एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करेगा। बट सुब्बू के कैरेक्टर की एक बड़ी खास बात थी, दैट ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी। उसके पास दूसरों के लिए हमेशा काम होता था, वो खुद कोई चीज नहीं करता था, पर उसकी यही सेंस ऑफ लॉयल्टी made him identify himself with his principle completely.
एंड यही जो उसका दिमाग इतना तेज चलता था कि हर किसी के लिए हर वक्त काम रेडी रखना, यही उसके लिए एडवांटेज था फिल्मी दुनिया, क्योंकि फिल्मी दुनिया में चाहिए होते हैं क्रिएटिव सॉल्यूशंस। तो उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम सुनाई जाती थी वो तुरंत सोल्यूशन देता था, एंड इसीलिए कहा जाता था ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। वो जन्म ही इसलिए लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में काम करे। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। सुब्बू एक ऐसा आदमी था, उसको तुम कुछ भी बोलो, एक ऑर्डर दो, सुब्बू इस सीन के लिए कुछ सोच के बताओ, और वो तुरंत, उसे सोचने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं चाहता, तुरंत उस सीन के लिए तरह तरह की चीजें बता देता था। जैसे उसको कमांड मिला कि भाई रैट, उसको कमांड मिला द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंस देम लविंगली। यानी सीन है कि जो चूहे हैं वो टाइग्रेस से अंडर वाटर लड़ रहे हैं, टाइग्रेस से अंडर वाटर लड़ते हैं, टाइग्रेस को मार देते हैं, लेकिन बाद में चूहे के बच्चों को दया आ जाती है, लेकिन बाद में चूहों को दया आ जाती है उस टाइग्रेस के बच्चे पे और वो उसका ध्यान रखने लग जाते हैं। अब ये सीन कैसे शो करना है, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, प्रोड्यूसर ये सुब्बू को बोलता था, एंड सुब्बू 4 तरीके बता देता था कि कैसे दिखाओ चूहों का प्यार उन कब्स की तरफ, कब्स वो टाइग्रेस के बच्चों की तरफ। पर प्रोड्यूसर ने अगर कह दिया ना कि नहीं मेरे को मजा नहीं आया, प्रोड्यूसर बस इतना बोलता ही था कि सुब्बू 10-15 और तरीके बता देता था, अरे फिर ऐसे दिखाओ ना। तो ये था उसका शार्प क्रिएटिव माइंड। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड। सुब्बू जैसा आदमी अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के आसपास हो ना, उनकी आधी जिंदगी सफल हो जाती थी। एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन जिसने सही डायरेक्शन और सही मतलब दिया जेमिनी स्टूडियोज को उनके उसके गोल्डन ईयर्स के दौरान, वो सुब्बू था। इट वॉज सुब्बू। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. Subbu क्रिएटिव आदमी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा पोएट भी था। वो बहुत ज़्यादा केपेबल था अपने करियर में, लिटरेचर की दुनिया में और आगे बढ़ने का, बट वो हमेशा कोशिश करता था कि वो अपनी पोएट्री खुद लोगों को सुनाए। उसकी जो सक्सेस थी फिल्मी दुनिया में ओवर शैडो कर देती थी उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स को, उसके लिटरेरी टैलेंट्स को, क्योंकि हर कोई उसे फिल्मों से जानता था, बहुत कम उसे उसके पोएट्रिक, बहुत कम उसे उसके लिटरेरी टैलेंट्स के लिए पहचानते थे। ऐसा उसके क्रिटिक्स को भी लगता था। और ऐसा नहीं है सुब्बू कोई बस तुक्के से अच्छी पोएम्स गा देता था, अच्छी कहानियां बना देता था, नहीं, उसने बहुत सारी फोक पोएम्स लिखी हैं, एक नॉवल तक उसने लिखी। उसने रिक्रिएट किया मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज अर्ली 20th सेंचुरी का। बहुत ही शानदार एक्टर था सुब्बू। कभी उसने एम नहीं किया लीड रोल्स पाने के लिए, बट जो भी छोटे मोटे रोल्स उसको फिल्मों में मिले उसने मेन लीड से भी अच्छा परफॉर्म किया। तो मतलब सुब्बू वाज अ मैन ऑफ टैलेंट, टैलेंट का भंडार था उसके मन में ना जेन्युइन लव था लोगों के लिए अपने आसपास। उसका घर कम धर्मशाला थी। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस। आसपास से दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी आ रहा है वो सबको अपने घर इनवाइट कर लेता। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस कि वो कितनों को खिला रहा है और कितनों को लाइफ में सपोर्ट दे रहा है। वो कभी गिनता नहीं था, कभी सोचता नहीं था। ऐसा चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, और फिर भी इसके दुश्मन है। दैट्स लाइफ। तुम कितने ही अच्छे इंसान बन जाओ, अगर किसी को तुमसे नफरत करनी है वो कोई ना कोई बात पकड़ के तुमसे नफरत करेगा। सुब्बू की अब ये सारी बातें सुन के आपको भी लग रहा होगा ना सुब्बू कितना अच्छा आदमी है, स्टिल ऑफिस बॉय उससे नफरत करेगा क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, और ऑफिस बॉय को ऐसा लगता है वो उसका हक खा गया। वो ना होता तो ऑफिस बॉय आज उसकी जगह होता, उसे ऐसा लगता है। खैर, Was it because he seemed so close and intimate with the boss? अब उसके दुश्मन क्यों थे? क्या वो इसीलिए थे क्योंकि वो हमेशा बॉस के आसपास रहता था?
और वॉज इट हिज जनरल डिमीनियर दैट रिजेंबल्ड साइकोफैथ्स, या वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता था, जिस तरह से अपने आप को कैरी करता था, वो लोगों को एक साइकोफैंट जैसा लगता था। साइकोफैंट होता है वो आदमी जो लाइक पीपल प्लीजर होता है। अगर उसको दिख रहा है कि ये भाई एक पोजीशन ऑफ पावर वाला बंदा है, मैं इसके आसपास रहता हूँ, इसके आसपास इसकी बात सुनता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, तो जब मुझे जरूरत होगी ये मेरे फेवर में काम करेगा। तो सुब्बू क्या इस किस्म का आदमी था, इसीलिए लोग उससे नफरत करते थे? या his readiness to say nice things about everything, या लोग उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो सबके लिए अच्छा अच्छा कहता था, कभी किसी की बुराई नहीं करता। लोगों को ऐसे लोगों से भी प्रॉब्लम होती है। खैर, in any case there was this man in the makeup department who would wish the dearest things for Subbu. खैर कुछ भी हो, पर मैं जानता हूँ एक आदमी है मेकअप डिपार्टमेंट में जो सुबह चाहे कितना ही अच्छा काम ना कर ले, सुबह चाहे उसके भले के लिए चीजें ना कर ले, स्टिल वो सुबह के लिए बुरा ही सोचेगा और बुरा ही कहेगा। ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास। बट एट द एंड सबको काम तो एक साथ ही करना है, और वही चल रहा था जेमिनी स्टूडियोज में। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था। तो सुबह वैसे तो हर वक्त बॉस के साथ फिल्म प्रोडक्शन, एक्टिंग लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर, ये सब काम करता दिखता था, बट एक्चुअली अटेंडेंस रोल में जो उसका नाम लिखा हुआ था स्टोरी डिपार्टमेंट के। उस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था। अब लॉयर को वैसे लीगल एडवाइजर के तौर पे रखा गया था स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर, कि कल को स्टोरी में कोई ऐसी बात आए जिसके खिलाफ क्वेश्चन आए तो लॉयर बात कर सके, उस चीज को सॉर्ट कर सके। बट उस लॉयर का जो नेचर था बड़ा अजीबो गरीब नेचर था। तो कोई भी उसे लीगल एडवाइजर नहीं मानता था। वो बोलते थे भाई ये लोगों की जिंदगी खराब करता है सिर्फ, ये लोगों की जिंदगी खराब करता है सिर्फ। कैसे? एक इंस्टेंस हुआ था जेमिनी स्टूडियो में, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस जो बहुत ज्यादा मूडी भी थी, एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती थी। एक बार वो भड़क गई सेट्स पे, हर कोई उनको शांत कराने की कोशिश कर रहा है, चीजें संभालने की कोशिश कर रहा है सेट पे, बट लॉयर साहब चुपचाप गए रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट चालू करें। जब एक्ट्रेस सांस लेने के लिए रुकी, उसने लॉयर ने कहा 1 मिनट रुकना है जरा, एंड उसने वो रिकॉर्डिंग उस एक्ट्रेस को दिखा दी कि ये करती हो तुम यहाँ पे। कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग या अनमेंशनेबली फाउल नहीं था उस एक्ट्रेस के तिराद में अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। अब एक एक वर्ड का मतलब समझो। इंक्रिमिनेटिंग मतलब उस एक्ट्रेस ने कोई ऐसी बात नहीं की या कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया प्रोड्यूसर पे। अनमेंशनेबली फाउल मतलब कुछ बुरा भला भी नहीं बोला उसने। एक्ट्रेस का तिराद इज बेसिकली जो उसका एंगर बर्स्ट आउट था, वो फ्रस्ट्रेटेड थी, तो बस वो प्रोड्यूसर पे भड़क गई थी। लेकिन ये सब चीज बिना जाने, बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे सुबह ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और उसी को अब उसकी रिकॉर्डिंग दिखा भी रहा है। When she heard her voice again through the sound equipment, वो चौंक गई कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों किया ये, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से मैं भड़की, वो रीजन जानने के बजाय तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो यहाँ। एक लड़की जो कंट्री साइड से अभी अभी शहर आई है, वो अभी तक शहर के इस हिस्से से सही से वाकिफ भी नहीं हुई थी, उसे पता भी नहीं था कितनी तरह के लोग होते हैं और वो कब क्या करते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा था। ये सारे स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस जो जनरली आते हैं इस लेवल तक पहुंचने से पहले, उस लड़की ने नहीं एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि उसकी अच्छी किस्मत, शी वॉज कैटापुल्टेड। कैटापुल्टेड मतलब सीधा ग्राउंड लेवल से एक टॉप लेवल पोजिशन पे वो पहुंच गई। अपनी मेहनत से पहुंची होगी, बट वो जो बीच का स्ट्रगल पीरियड है उसने अभी नहीं फेस किया था। और लॉयर के इस इंस्टेंस से वो घबरा गई कि वो कभी भी चाहे सही चीज के लिए क्यों ना लड़ रही हो, वो चीज उसी पे बैकफायर हो सकती है, कौन कब शहर में क्या कर दे। वो इतना ज्यादा सहम गई कि उसने एक्टिंग ही छोड़ दी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, एंड दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। द लीगल एडवाइजर जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर भी था, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए या चाहते हुए उसकी वजह से उस लड़की का करियर खराब हो गया। एक्चुअली
खत्म ही हो गया। While every other member of the department वो यूनिफॉर्म पहनता था, खादी धोती, एक खादी शर्ट के साथ, बट लीगल एडवाइजर साहब पैंट्स टाई और कई बार कोट वोट भी पहन के आते थे, बट अक्सर वो अकेले और हेल्पलेस से दिखते थे। एक मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक मतलब उनकी लॉजिक वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, वो इमोशंस को रूल नहीं करने देते थे, लेकिन उनके आसपास स्टूडियो के अंदर सब दिमाग से नहीं पहले दिल से सोचते थे। ड्रीमर्स थे, वहां ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे, ख्वाब बुन रहे थे, तभी तो कहानियां बुनेंगे। और उन सबके बीच हमारे लॉयर साहब उनको धड़ल्ले से नीचे फेंक देते, एक न्यूट्रल आदमी इन द असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादीज। तो बेसिकली वो एक न्यूट्रल आदमी था, वो किसी की साइड नहीं लेता था, बट किसी को प्लीज करने के लिए भी कुछ नहीं कहता था। लाइक सो मेनी ऑफ दोस हु वर क्लोज टू द बॉस, उसको भी एक मौका मिला एक फिल्म प्रोड्यूस करने का। दो उसने वो सब किया, बहुत सारा रॉ स्टॉक यूज किया, पैनकेक यूज किया, बट कुछ नहीं मिला उस फिल्म से। फिर एक दिन बॉस ने डिसाइड किया कि स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद करो, सारे बेकार लोग हैं, जेमिनी स्टूडियोज का सिर्फ लॉस करा रहे। एंड ह्यूमन हिस्ट्री में अशोका मित्रन कहते हैं ये पहली बार हुआ होगा कि एक लॉयर की जॉब गई क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए बोल दिया गया। स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने से एक लॉयर की नौकरी चली गई, उसके पेट पे लात पड़ी। तो यहां तक बच्चों हमने जाने वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हमारी लाइफ में भी हमें आसपास देखने को मिलते होंगे किसी ना किसी रूप में। और अशोका मित्रन ने हमें उन सबकी कहानी बताई, हमारे साथ अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि वो न्यूज़पेपर कटिंग करता करता जब आसपास नजरें घुमाता था, उसे दुनिया समझ आती थी, उसे दुनिया में कितने तरह के लोग हैं ये सब समझ आता था। तो जेमिनी स्टूडियोज में उसका जो भी वक्त रहा बहुत रिच रहा एक्सपीरियंसेस। अब उसके आगे के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, क्या इन्हीं लोगों से बने थे या कुछ और हुआ जेमिनी स्टूडियो में, वो सब हम जानेंगे पार्ट 2 में इस लेसन के। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।